again, good morning to all of you. लास्ट टाइम हमने इसोफेगस तक डिस्कस कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो फूड पाइप तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमें डिस्कस करना है स्टमक, जिसको हम फूड बैग भी कह सकते हैं। जो कुछ भी खाना हम खाएंगे वो सबसे पहले हमारे स्टमक में ही कलेक्ट होगा, जहाँ पर वो आधे घंटे से 3 घंटे तक रह सकता है। तो स्टमक के अंदर ऐसा क्या होगा जो खाने को डाइजेस्ट करेगा। खाने को डाइजेस्ट करने का मतलब ही है फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो एज इट इज़ हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो फूड में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पहले वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए। तो स्टमक में डाइजेशन का एक अहम पार्ट कंप्लीट होगा। स्टमक में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट तो नहीं होगा। कंप्लीट डाइजेशन के लिए खाने को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आगे भी बढ़ना होगा एलिमेंट्री कैनल में। लेकिन स्टमक में आप कह सकते हो कि 50% डाइजेस्टेड फूड 50% डाइजेशन हो जाता है। तो स्टमक में क्या होगा? स्टमक इज अ थिक वॉल्ड फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। आपके हार्ट के बिल्कुल नीचे, लंग्स के बिल्कुल नीचे, डायफ्राम के नीचे स्टमक प्रेजेंट होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइड पार्ट है। और इसका जो साइज है वो अपने नॉर्मल साइज से 3 से 4 गुना तक 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंड हो सकता है फूड के इनटेक के बाद। जैसे ही फूड को इनटेक करोगे तो स्टमक का साइज बढ़ जाएगा। तो इसोफेगस डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टमक से, यानी कि फूड बैग से। तो इसोफेगस में जो भी खाना आएगा वो स्टमक में ही एंटर करेगा, जहाँ पर खाना आधा घंटा भी रह सकता है, 1 घंटा भी रह सकता है, 2-3 घंटे भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। अगर कोई आप लाइट खाना खा रहे हो, जैसे कि कोई फ्रूट जूस पिया है या कोई भी फ्रूट खाया है, तो वो आपके स्टमक में आधे घंटे तक ही रहेगा। आधे घंटे में ही वो सिंप्लीफाई होकर आगे बढ़ जाएगा। जो पानी है वो ज़्यादा देर तक स्टमक में नहीं रहता। अगर आपने एम्प्टी स्टमक में पानी इनटेक किया है तो मुश्किल से 10-15 मिनट ही रहेगा। धीरे धीरे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ जाएगा। फ्रूट्स को लगभग आधा घंटा लग जाएगा। जो आप नॉर्मली खाना खाओगे उसमें 1.5 घंटा लग सकता है। जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। डायरी प्रोडक्ट का मतलब मिल्क, बटर, दही, ये सभी चीज़ें, या कोई चॉकलेट है जिसमें मिल्क एज इंग्रेडिएंट है, मिल्क पाउडर। तो जितने भी डायरी प्रोडक्ट हैं वो 2 से 2.5 घंटा लगाएंगे सिंप्लीफाई होने में स्टमक के अंदर। और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा नट्स को। जो नट्स हैं, नट्स का मतलब जो भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह इनटेक करोगे वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टमक में रहेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे तक रह सकते हैं। तो सबसे लेंथी, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो लगेगा नट्स को। तो स्टमक के अंदर ऐसा क्या होता है? स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices which perform the following functions। जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की इनर लाइनिंग को।
क्योंकि स्टमक में बहुत सारा एसिड प्रेजेंट रहता है और फूड के इनटेक के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टमक पर प्रेजेंट म्यूकस है, स्टमक की इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट, वो स्टमक के टिश्यू को बचा के रखेगा उस एसिड के बर्न से। वैसे तो एसिड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन एसिड बर्न से बचाने के लिए म्यूकस सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होता रहता है। लेकिन कई लोगों में म्यूकस बहुत कम रिलीज होता है, बहुत कम प्रोड्यूस होता है और एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। तो ऐसे केस में स्टमक के अंदर अल्सर बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में एसिड बर्न कह सकते हो। तो जब भी वो कुछ खाएंगे पिएंगे तो बहुत पेनफुल रहेगा उनके लिए। तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो एसिड के रिलीज को काफ़ी इंक्रीज कर देती हैं। ज़्यादातर जो स्पाइसेस फूड्स हैं, जितने भी मसाले हैं, मिर्च हैं, चाय है, कैफीन है, ये सभी एसिड के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा मसालेदार खाना होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा और वो आपके अल्सर, आपके स्टमक के वॉल को बर्न कर सकता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाए। तो कभी भी अवॉइड करें। कई लोग दिन की शुरुआत चाय पीने से करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है हेल्थ के लिए, क्योंकि चाय जिसमें कि कैफीन प्रेजेंट है, चाय या कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सभी जैसे स्टमक में एंटर करते हैं तो एसिड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और जिससे किसी किसी को प्रॉब्लम भी हो जाती है एसिड बर्न की, जिसको हम अल्सर कह सकते हैं। और कई बार जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट एसिड है वो बैक फ्लो भी कर जाता है। स्टमक के अंदर का एसिड कई बार इसोफेगस में ब्लैक फ्लो कर जाता है। वैसे तो इसोफेगस में फूड एक ही डायरेक्शन में एंटर कर सकता है, लेकिन कई बार जो स्फिंक्टर है, जो वाल्व है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, वो कई बार डैमेज हो जाता है ड्यू टू एसिड बर्न, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर प्रेजेंट जो एसिड है खाने के साथ इस फूड पाइप में आ जाता है, जिससे खट्टी डकारें आने लगती हैं और काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है खाने के तुरंत बाद। तो अगर ये स्फिंक्टर वाल्व डैमेज हो जाए या लूज हो जाए, जो इसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, तो उससे स्टमक के अंदर का एसिड फूड पाइप में आ सकता है और कई बार वो वोमिट के भी हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जलन प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम यूजली एसिडिटी कहते हैं इस सिचुएशन को, या फिर खट्टी डकारें आना कहते हैं। तो म्यूकस का बहुत बड़ा रोल है उस एसिड से बचाने के लिए। अगला फंक्शन क्या है? द एसिड किल्स बैक्टीरिया which enter along with the food and also makes medium acidic so that the digestive juices can act। तो एसिड के बहुत सारे काम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी प्रेजेंट है फूड में उसको किल करना। तो 99.9% जर्म्स को ये एसिड किल कर देगा ताकि वो आगे बॉडी में आगे एंटर ना कर पाए। लेकिन अगर फूड बहुत ज़्यादा बासी हो चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है, अनहाइजीनिक तरीके से बना है, तो उसमें बैक्टीरिया लोड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा जर्म्स होंगे, वायरस होंगे। तो हो सकता है कि एसिड सफिशिएंट ना हो उनको किल कर पाने में, और वो सभी जर्म्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो कोशिश करें ताज़ा खाना खाएं, हाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ खाना खाएं और कंटामिनेटेड फूड बिल्कुल ना खाएं, और ज़्यादातर गर्म खाना ही खाएं, क्योंकि गर्म खाने में जर्म्स के प्रेजेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गर्म खाने में सभी जर्म्स किल हो जाते हैं
हाई टेम्परेचर की वजह से। तो अगर ठंडा खाना काफ़ी लंबे तक पड़ा हुआ है, उसको आप कंज्यूम कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है बैक्टीरिया की ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के। और दूसरा, जो फूड को का मीडियम है उसको एसिडिक बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स खाने में प्रेजेंट हैं वो एसिड की प्रेजेंस में ही सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस का भी बहुत बड़ा रोल है खाने को डाइजेस्ट करने में। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक के अंदर रिलीज होंगे वो हेल्पफुल होंगे प्रोटीन के ब्रेक डाउन में। तो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में जिन बच्चों की क्वेरी नहीं है वो खुद को म्यूट करें ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना हो, खुद को म्यूट करें। The digestive juices help to break down the proteins into simpler substances. प्रोटीन ज़्यादातर प्रेजेंट होगा दालों में और डायरी प्रोडक्ट में, या फिर नॉन वेज फूड अगर इनटेक किया है उसमें भी प्रोटीन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा स्टमक में ही, सिंपलर फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अभी खाना पूरा नहीं पचा होगा स्टमक में, तो वो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, आधा अधूरा ही डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है। तो जो ये आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यह एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर डाइजेशन प्रोसेसेस। तो स्टमक का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन की पूरी प्रोसेस में। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है खाने को इनटेक करते हुए, क्योंकि खाने की अलग अलग कैटेगरी हैं। कोई फूड ऐसा है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, कोई फूड ऐसा है जो थोड़ा टाइम लेता है, और कोई फूड तो ऐसा है जो इतना ज़्यादा टाइम लेता है 3-4 घंटे तक लगा सकता है, जैसे कि नट्स हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई एक हाईवे है और हाईवे पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ चल रही हों और पीछे बहुत ही फास्ट मूविंग कार्स हों, तो कैसा फील होगा उस कार के ड्राइवर को। अगर आगे बैलगाड़ियाँ रास्ता रोके हुए हैं, हाईवे है, हाईवे पर यूजली ट्रैफिक की स्पीड जो है काफ़ी फास्ट रहती है। लेकिन अगर आगे स्लो ट्रैफिक है, बैलगाड़ी जैसा कोई स्लो व्हीकल है और पीछे फास्ट मूविंग व्हीकल है, तो फिर ऐसी जर्नी कैसी रहेगी। इससे उसको भी दिक्कत होगी जो कि फास्ट मूविंग है। स्लो मूविंग अपनी नॉर्मल स्पीड से बढ़ते जाएंगे, उसकी वजह से जो पीछे फास्ट मूविंग है उनको बहुत दिक्कत होगी, वो भी काफ़ी परेशान हो जाएंगे उस जर्नी में। तो यूजली जो हाईवे है उस पर फास्ट मूविंग व्हीकल आगे होने चाहिए, स्लो मूविंग व्हीकल पीछे होने चाहिए, तभी ओवरटेक किया जा सकता है, तभी जर्नी स्मूथ रहेगी। अगर पीछे स्लो मूविंग है तो ओवरटेक तो नहीं पॉसिबल है। तो स्मूथ जर्नी के लिए ज़्यादातर होना क्या चाहिए कि फास्ट मूविंग आगे हो, स्लो मूविंग पीछे हो। तो इसका स्टमक के साथ क्या रिलेशन है। ऐसे जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो एक हाईवे की तरह है। इसोफेगस, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक हाईवे की तरह है। और इसमें जो ट्रैफिक है वो है फूड पार्टिकल्स, जो फूड के पीसीज हैं जो हम खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो स्लो मूविंग फूड है वो पीछे रहे और जो फास्ट मूविंग फूड है वो आगे रहे। फास्ट मूविंग फूड का मतलब है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता हो, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो, और स्लो मूविंग फूड का मतलब है जो बहुत टाइम लेता हो। अगर आपकी टेबल पर बहुत सारे खाने की आइटम्स हैं, बहुत सारी डिशेस हैं, तो सबसे पहले आप फ्रूट को कंज्यूम करोगे। फ्रूट को कंज्यूम करना सबसे पहले चाहिए,
क्योंकि वो फास्ट ट्रैफिक है। तो अगर फास्ट ट्रैफिक सबसे पहले रहना चाहिए, फूड को डाइजेस्ट होने में आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आप दूसरी फूड आइटम्स ले सकते हो। डायरी प्रोडक्ट को सबसे बाद में कंज्यूम करना चाहिए, अकेले यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से मूव करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक में। और जो नट्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगाएंगे। तो कोशिश करें कि जो स्लो मूविंग फूड है उसको आप फास्ट मूविंग फूड के साथ मिक्स ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप स्लो मूविंग फूड फास्ट मूविंग फूड को मिक्स करके खाओगे, फ्रूट के साथ अगर आप दूध लोगे तो क्या होगा, दूध को तो बहुत टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, 2 से 3 घंटे स्टमक में उसको चाहिए, और जबकि फ्रूट को तो आधा घंटा ही चाहिए। तो डायरी प्रोडक्ट की वेट में जो फ्रूट है वो वहीं स्टमक में पड़ा रहेगा। तो अगर स्टमक में आधे घंटे से ज़्यादा फ्रूट पड़ा रहेगा तो उससे फर्मेंटेशन हो सकती है, वो सड़ सकता है बैक्टीरिया की वजह से, और जिसकी वजह से काफ़ी गैस बन सकती है स्टमक के अंदर, और जो खाना है वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है, फर्मेंटेट हो सकता है। तो फ्रूट को आगे जाने दें, मिल्क प्रोडक्ट डायरी प्रोडक्ट को पीछे आने दें। अगर मिल्क आगे होगा, फ्रूट पीछे होंगे, या उनमें गैप नहीं होगा, प्रॉपर गैप रखना ज़रूरी है। अदरवाइज स्लो मूविंग फास्ट मूविंग फूड अगर मिक्स हो गया तो एक दूसरे के डाइजेशन में काफ़ी रुकावट करेंगे। तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग सारी चीज़ों को मिक्स करके खा जाते हैं, मैरिज में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। स्लो मूविंग फास्ट मूविंग सभी तरीके के फूड इकट्ठे खा लिए जाते हैं, और फिर जो हाल होता है वो वही जानता है जो इन सबको मिक्स करके खाता है। तो काफ़ी प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है फूड के इंटेक में। तो ये है स्टमक के फंक्शन। स्टमक के अंदर प्रेजेंट अलग अलग जूसेस अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टमक के बाद खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करेगा, और ये कोई स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, ये एक हाईली कोल्ड ट्यूब है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। लास्ट टाइम आपने स्मॉल इंटेस्टाइन की वीडियो या फोटो भी देखी होगी, जो कि कितने ज़्यादा कोल्ड अपीयर होगी आपको। और इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 7.5 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको स्ट्रेट करोगे तो 7.5 मीटर काफ़ी ज़्यादा होगा। जो डाइजेशन का लास्ट स्टेप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होगा। ज़्यादातर फूड्स आपने पहले पढ़ा था कि जो स्टार्च है उसका डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाएगा, और बाकी जो फूड आइटम्स हैं ज़्यादातर उनका डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि अभी सिंप्लीफाई हो चुके होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पर, इनर लाइनिंग पर बहुत सारी कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। और एक बार ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए न्यूट्रिएंट्स तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, पूरी बॉडी में हर एक सेल तक वो न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे जहां उनकी जरूरत है।
Digestion in small intestine is carried out with the help of secretions from the liver and the pancreas. Liver एंड पैंक्रियास जो कि ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। लीवर और पैंक्रियास से जो भी सीक्रेट होंगे लिक्विड्स वो एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फूड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट होंगे, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में जरूरी होंगे। लीवर एंड पैंक्रियास ये सभी ग्लैंड्स हैं जिनमें से लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे। इन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है टेस्ट से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड, तो अपनी क्वेरी वो व्हाट्सएप अकाउंट पर भेज सकते हैं। Have a nice day. We shall resume in our next class. Now you can leave this meeting.